नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद भी है, लेकिन सही जानकारी न होने या कुछ कानूनी पेचीदगी के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर कानूनी सहायता के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो है पुश्तैनी संपत्ति में हिंदू बेटियों के क्या अधिकार। इसको लेकर सवाल हमारा है, इसी बात को लेकर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप फोन कर सकते हैं 8377009645 और 8377009636 में से किसी भी एक नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। हम तक जुड़ सकते हैं, इस बारे में क्या आपकी राय है आप बता सकते हैं और साथ ही साथ इस संबंध में अगर कोई सवालात भी आपके जहन में है या कोई और कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़कर हमारे साथ अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल रहेगा, उनकी सहायता से आपको हर संभव बेहतर कानूनी सलाह जरूर पहुंचाई जाएगी। और इस जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, उनका परिचय आपसे कराते हैं। के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू बेटियों के अधिकार की जो बात हो रही है पुश्तैनी संपत्ति में, क्या इस बारे में कानून कहता है? देखिए, पहले तो ये बताना आवश्यक है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए, अपने आप से 4 पीढ़ी अपने पिताजी की साइड में काउंट कर लीजिए, आप, आपके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी। यदि प्रॉपर्टी इन 4 चौथी इंक्लूडिंग चौथी और पहली यहाँ से प्रॉपर्टी आ रही है पेरेंटल साइड से, पिताजी की साइड से, तो वो खानदानी प्रॉपर्टी या पुश्तैनी प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी। अब क्या है यहाँ पुत्रियों के अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट में। देखिए, 2005 से पहले तो लड़कियों के लिए कोपासनरी प्रॉपर्टी मतलब जब हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है तो उसमें लड़कियों जो कोपासना मतलब सहभागी प्रॉपर्टी में सहभागिता एक बड़ा परिवार होता था, तो इसलिए उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखिए, 2005 से पहले लड़कियों के लिए शेयर की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 2005 में जब सरकार अमेंडमेंट लेके आई और ये कहा कि देखिए पुत्र के बराबर पुत्री का भी कोपासनरी प्रॉपर्टी में शेयर होगा, इंटरेस्ट होगा। अब देखिए, इसका मतलब ये कि 2005 ऑनवर्ड्स इसके बाद से लड़कियों का भी शेयर वैसा ही होगा जितना लड़के का होता है, ये साफ साफ है। अब लेकिन तमाम माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, इस पे अलग अलग व्यू हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला व्यू कुछ हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और उसको ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, वैसे ही दूसरा व्यू है, उसको भी हाईकोर्ट के थ्रू गया और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। तो सुप्रीम कोर्ट की एज ऑन टुडे 2 ओपिनियन है 2005 के अमेंडमेंट के बाद लड़कियों के लिए इंटरेस्ट पे या प्रॉपर्टी लेने पे। जी, पहला व्यू ये है 2005 में जो कि एक्ट कहता है कि देखिए 2005 का अमेंडमेंट जिस समय आया, मतलब 9 सितंबर 2004 से 4 तक, उस समय तक प्रॉपर्टी बेटी को मिलेगी। उसके लिए पिता और पुत्री या पुत्र दोनों को जीवित होना अनिवार्य है, क्योंकि चर्चा पुत्रियों की हो रही है, तो जो पिता हैं उनके और पुत्री दोनों का जीवित रहना आवश्यक है। दूसरा व्यू ये है कि देखिए एक्ट में साफ साफ जब अमेंडमेंट हुआ तो कह रहे हैं कि पुत्री का अधिकार और लायबिलिटी और प्रॉपर्टी में हिस्सा वही होगा एज दैट ऑफ ए सन। इसका मतलब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना मंथन किया और ये कहा भले ही ये अमेंडमेंट 2005 में आया है, लेकिन लड़कियों का या पुत्रियों का अधिकार 2005 के अमेंडमेंट से पहले प्रॉपर्टी में है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के आने से वो अधिकार उन पे कंस्ट्रू कर दिया गया है, मतलब दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन द प्रॉपर्टी एज बीइंग कोपार्टनर। अब क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला आया, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसमें कहा कि देखिए 2 कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट भी अपने 2 मतों में बटा हुआ है इस पॉइंट को लेकर के कि लड़कियों जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो प्रोस्पेक्टिव है
या रेट्रोस्पेक्टिव है, 2005 से शुरू होता है या 2005 से पहले से भी शुरू होता है। हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच जजमेंट ये पहले कह चुकी है जी कि 2005 के बाद से ही लड़की का अधिकार होगा, पुत्री का अधिकार होगा। लेकिन अभी ताजा मामला आया है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू किया है कंसर्न आदमी को कि सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर भेज रहे हैं, क्योंकि ये मैटर जनरल इंपॉर्टेंस का मैटर है, जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। तो इसमें उन्होंने 3 जजों की बेंच के सामने ये मैटर भेज दिया है कि भाई आप ये तय करें कि ये पुत्रियों का अधिकार प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा। और उसमें एक बात बता दूं, परसों 5 तारीख को 3 जजों की बेंच के सामने उस पॉइंट पर सुनवाई होगी और उस पर ये क्लियर हो जाएगा जनता के लिए है कि ये इस पॉइंट पे कि पुत्रियों का अधिकार 2005 से पहले से चलता रहेगा या 2005 से चलेगा, और वो उस पर फाइनल जजमेंट आने वाला है। ये सब अच्छी बात हो सकती है हिंदुस्तान की जनता के लिए। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास। भदोही से इमरान खान हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। इमरान, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो इमरान, अपनी बात आप रखिए। इमरान, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये हिंदू मुस्लिम कब तक ये चलता रहेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है इमरान खान, और इस बात को लेकर बहुत लोग चिंतित भी हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की रवायत कुछ ऐसी है कि उस बारे में आवाम जो है खुद को हेल्पलेस महसूस करती है। लेकिन आप और हम जिम्मेदारी अगर इस चीज की उठाएंगे तो आगामी अब आने वाले वक्त में शायद ये नासूर हमारे देश के बीच में ना रहे। बहरहाल ये जो शो हमारा इमरान है, ये सिर्फ कानूनी दिक्कतों को लेकर के है, और ऐसा कोई कानूनी दिक्कत अगर आप महसूस कर रहे हैं, कोई कानूनी दिक्कत आपके सामने है, कोई सवाल आपका है, कोई सलाह आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं। शुक्रिया आपका आप जुड़ने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात कह रहे हैं ये कोई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है जी, तो हमें उनसे थोड़ी सी शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई देखिए, हिंदू मुसलमान जो है अपनी जगह पे है, लेकिन राष्ट्र प्रेम सबसे ऊपर है। अपने व्यक्तिगत जो आपकी प्राथमिकताएं हैं उनके ऊपर जाकर के राष्ट्र प्रेम होता है, तो राष्ट्र प्रेम ही पहचान है भारतीय होने से। बिल्कुल सही बात है आपका। शुक्रिया इमरान खान आपका जुड़ने के लिए। इनके केस में अगर वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग व्यूज हैं इस बात को लेकर के, तो कौन कौन से वो केसेस हैं या कौन कौन सी बेंचेस थी जिनके द्वारा इंटरप्रिटेशन की जो डिस्प्यूट सामने आ रहा है या फिर टिप्स सामने आ रहा है इंटरप्रिटेशन को लेकर के? देखिए, अभी हाल में तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच थी, उन्होंने कहा है। उससे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट में, उससे पहले मद्रास हाई कोर्ट में, अभी 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कंफर्म करते हुए कि भाई देखिए, लड़कियों का राइट नहीं है। देखिए, 2 चीजें हैं जी, उसमें ये कह रहे हैं 2005 के बाद कि यदि मान लीजिए 2005 के अमेंडमेंट आने के बाद में पिता की मृत्यु हो गई तो फिर प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? तो उसमें जो अमेंडमेंट था उसमें साफ साफ है, देखिए, मृत्यु होने के बाद में प्रॉपर्टी जो जाएगी या तो इंटरेस्ट जाएगी, या तो वो कोई वसीयत बना के गए होंगे, या जो जैसे सक्सेशन होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, और जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 6 और 12 के हिसाब से जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, शेयर का डिवीजन होता है, वैसे होगा जी। तो इसमें दूसरा व्यू ये है कि भाई देखिए, पुत्री का और पिता का दोनों का अमेंडमेंट के बाद जीवित रहना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि पुत्री का जन्म 2005 के बाद हुआ हो तभी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्री को या तो सर्वाइवरशिप या तो इंटेस्टेड सक्सेशन, मतलब कोई वसीयत वगैरह हो, या सक्सेशन के जो प्रावधान इस एक्ट में दिए गए हैं हिंदू मैरिज में, उसके हिसाब से होगा। सर्वाइवर के सिद्धांत से नहीं होगा। सर्वाइवर का सिद्धांत मतलब ये है कि आपका जितना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था उसके जितने मेंबर हैं उनमें बाय स्टेट प्रॉपर्टी बटेगी जी। जैसे आपके चाचा हो, मामा चाचा हो, या आपके पिताजी के भाई हो या बहन हो उनमें। लेकिन 2005 में ये साफ साफ कर दिया गया है कि वो प्रॉपर्टी जो है ना लीगल एयर को मिलेगी, को पास ओनर को नहीं। जो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के शेयर में होगी उस प्रॉपर्टी का शेयर करके पुत्र और पुत्री में और जितने भी क्लास 1 क्लास 2 एयर होंगे उनके हिसाब से बांट दिया जाएगा। इसमें पूरी कोपासनरी फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पूरी पिक्चर में नहीं आएगी।
तो इसीलिए वैसे इसका उद्देश्य ये था कि महिला लड़की को या पुत्री को उस प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिले। अब कुछ में डिग्री भी हुई है, कुछ में डिग्री एग्जीक्यूटिव हुई है, हाई कोर्ट में जाकर पलट भी गई है। तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं एज ऑन टुडे। बिल्कुल, मैं वापस आपका लौटूंगा शर्मा साहब। इस वक्त राजस्थान से रमेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रमेश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? रमेश, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? हाँ, अपनी बात आप रखिए रमेश। हमारी कोई कुछ पैतृक संपत्ति थी जो दादाजी ने वसीयत कराई है पिताजी के जी। उसमें 5 भाई शामिल थे। हाँ, उस वसीयत के पक्ष में 4 भाई ने तो शपथ पत्र दिए हैं अपने जी। एक भाई ने नहीं दिया, तो क्या उसकी वो डिग्री हो सकती है क्या? रमेश, अपनी बात आप दोहराइए, आपकी आवाज बहुत साफ तरीके से नहीं पहुंच पाई हम तक। एक बार फिर अपनी बात आप रखिए। सर, एक पैतृक संपत्ति थी, दादाजी ने उसकी वसीयत कराई है पिताजी के पक्ष में जी। उसमें 5 भाई थे आपके पिताजी? हाँ, जिसमें 4 भाई ने तो वसीयत के पक्ष में शपथ पत्र दिए हैं अपने। हाँ, तो क्या उसकी कोर्ट में डिग्री हो सकती है क्या अपने पक्ष में? क्या ऐसे पूछना था। आपकी बात हम बहुत साफ तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन अगर आप इनकी बात समझ पाए तो जवाब दे पाएंगे? मैं देखिए, जितना मैं समझ पाया उतना मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। आप कह रहे हैं आपके बाबा, मतलब आपके पिताजी की एक वसीयत है। हाँ। और उनके 5 बेटे हैं, 5 भाइयों में। हाँ। देखिए, मोटा मोटा सिद्धांत मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने विल करी है या वसीयत करी है, तो प्रॉपर्टी का जो डिवीजन है या प्रॉपर्टी का जो विभाजन है वो उस वसीयत के आधार पर ही होगा। दूसरी बात आई, यदि कोई चैलेंज करता है कि भाई पिताजी से आपने जबरदस्ती करा लिया या वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब वो कोर्ट में चैलेंज करने वाली बात आ जाती है। आप कहेंगे कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी, वो पूरे होश हवास में थे। दूसरा पक्ष ये कह सकता है कि इन्होंने जबरदस्ती उनसे करा ली है, एज ऐसी थी। तो मुकदमा देखिए, प्राइमा फेसी तो जिनके फेवर में उन्होंने किया वैसे ही प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन अब कोर्ट में क्या प्रूफ होता है वो अलग बात है। यदि आपके फेवर हुआ तो आपको मिलेगी, यदि आप प्रूफ नहीं कर पाए भाई, हालांकि इस विल को डिस्प्रूव करना इतना आसान नहीं होता। एक बार जब विल हो गई, लेकिन प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे यदि उसमें कुछ खामियां हैं जिनका फायदा दूसरा पक्ष उठा सकता है, तब तो कुछ संभव है। अदरवाइज ज्यादातर जो है, यदि जेन्युइन विल है या वसीयत है तो वो कंफर्म हो जाती है, समय उसमें लगता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सर आपको बेहतर सहायता मिली है। लेकिन क्योंकि शर्मा, कंक्लूसिव तौर पर समझा जाए एक आम इंसान के लिए, तो उसके लिए कानूनी संदेश क्या है बेटियों के हक को लेकर पुश्तैनी संपत्ति में? देखिए, और दोनों चीजों में, पुश्तैनी संपत्ति में भी और जो पिता की जो संपत्ति है उस संपत्ति में भी। देखिए, आपने 2-3 चीज कह दी जी। एक तो मैं पहले एंसेस्ट्रल पे आता हूँ। एंसेस्ट्रल का मतलब ये, यदि आपके पिताजी और उनके पिताजी और उनके पिताजी 4 पीढ़ी काउंट कर लीजिए, मोटे तौर पे इतना समझ लेते हैं कि जो पिताजी को अपने पिताजी से मिली है उनकी पैतृक संपत्ति हो गई, 4 पीढ़ी। पिताजी ने जो अपने आप अर्जित की है उनकी संपत्ति हो गई। अब दोनों संपत्तियों में घर की बेटियों का हक क्या है, इस बारे में इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए, 2005 के अमेंडमेंट के हिसाब से स्थिति बिल्कुल साफ है। वैसे तो लड़कियों का या पुत्रियों का बराबर का अधिकार है जैसे पुत्र का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शेयर लेके साइड में हो जाएंगे। जब पुत्र प्रॉपर्टी को लेता था तो उसकी जिम्मेदारी होती थी, लायबिलिटीज भी होंगी ना। जब जैसे आपकी राइट आप अवेल करेंगे तो आपकी लायबिलिटीज भी होंगी, आपकी ड्यूटीज भी होंगी। वैसे ही जो प्रावधान उसमें किया गया है कि लड़कियों को ठीक है प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है। जैसे लड़की की जिम्मेदारी थी वैसे लड़कियों की जिम्मेदारी फिक्स करी गई है। तो इसमें लड़कियों का राइट तो पक्का है, दे कैन क्लेम इट। लेकिन उस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट उसमें आने वाला है, उस पर बहस परसों है उस पर जी। तो वो इंतजार करिए। तो उनका शेयर तो है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बस ये है 2005 के बाद से या पहले से। 2005 के बाद में कोई इशू नहीं है। दो इशू जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि 2005 के अमेंडमेंट से पहले क्या पुत्रियां प्रॉपर्टी में शेयर ले सकती हैं, बस इसका डिसीजन होना है। बाकी पुत्रियों का अधिकार क्लास 1 एयर लड़के के बराबर ही है, लड़के से कहीं कमतर नहीं है लड़कियां। ठीक है, शेयर के मामले में भी ठीक है। इस वक्त दीपा हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। दीपा, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, हमारे पिताजी डेथ 96 में हो गई जी, तो प्रॉपर्टी मेरी मम्मी के नाम पे आ गई। तो उसके बाद जो है मेरे मतलब परिवार वालों ने क्या किया कि मेरी मम्मी का नाम कटा करके
उन्होंने दादी का नाम उस पर डायरेक्ट चढ़वा दिया कि इनके कोई संतान नहीं है और इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सीधा दादी के नाम पे चली जाती है, जबकि हम वहीं पे रह के पढ़ाई कर रहे थे जी। फिर 2006 तक मेरी माँ के नाम पे वो प्रॉपर्टी रही है। इसके बाद उन्होंने मतलब दादी के नाम पे करा दिया। तब जो है, तब इसके बाद जो हम लोगों ने केस किया, जब 2006 में उन्होंने कटवा दिया नाम, तो 2008 से हमारा मुकदमा चल रहा है अभी तक। हेलो, बिल्कुल दीपा, इसके लिए बेहतर होगा, चूंकि मामला सब जुडियस है आपका, बेहतर होगा कि इस केस से संबंधित जो कागजात हैं उनकी एक कॉपी भी आप हम तक साझा कर लें, क्योंकि अब तक की केस की प्रोसीडिंग को पढ़ने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि इस बारे में कोई सटीक सलाह को दे पाए। लेकिन इस बारे में के शर्मा जी तात्कालिक सलाह क्या देंगे? हाँ देखिए, मैं बता देता हूँ। ये कह रही हैं कि प्रॉपर्टी इनकी मदर के नाम थी और बाद में इनको आनी थी, लेकिन बीच में जो दादी के नाम, देखिए मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, इसमें जो 2005 के बाद जो डिवीजन प्रॉपर्टी का होगा वो सर्वाइवर के हिसाब से नहीं होगा। सर्वाइवर का मतलब पिताजी के भाई, पिताजी के चाचा, मदर, वो सब आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, जो मदर के लीगल एयर होंगे, जैसे कि ये इनकी पुत्री हैं, तो प्रॉपर्टी वैसे तो इनको मिलनी चाहिए मदर के एयर के हिसाब से, पुत्रियों के पुत्र को। अब ये कह रहे हैं कि मुकदमा पेंडिंग है। इन्होंने, मुझे लगता है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन डाला होगा और सूट फॉर कैंसिलेशन, और जो बता रहे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती करवा लिया, कैसे करवा लिया, उसमें आप अपना ये रखें कि 2006 तक आपकी मदर के नाम था, लिहाजा वो प्रॉपर्टी आपके नाम में आनी चाहिए। उनके नाम में तो गलत है, क्योंकि इसमें सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप होगा ही नहीं जी। तो आप अपनी बात रखें, मुझे लगता है कि आप उसमें आगे विन कर पाएंगे जी। ठीक है दीपक, कोई और सवाल आपके संबंध में रहे तो आप वापस हम तक जुड़कर इस संबंध में, किसी और संबंध में भी, चाहे इस संबंध में अपनी बात आप रख सकती हैं। और बेहतर होगा इस केस से संबंधित जितने कागजात आपके पास, उनकी कॉपी आप हम तक शेयर जरूर कर लीजिए, ईमेल के माध्यम से, चाहे जो एड्रेस हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी स्क्रीन पर, उसके माध्यम से। हमारी जो लीगल टीम हमारे साथ रहती है, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के लीगल एसोसिएट्स, उनकी सहायता से आपको और बेहतर और सटीक जानकारी इस बारे में जरूर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हम जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआत साहब आपसे कि आज की तारीख में अगर कोई बेटी पुश्तैनी संपत्ति में अपना अधिकार क्लेम करे तो कैसे करे? देखिए, इसके लिए तो दीवानी प्रक्रिया में आपके लिए रेमेडी मौजूद है जी। आप अपने शेयर के हिसाब से, क्योंकि पुत्री या डॉटर क्लास 1 की एयर होती है, लड़के के बराबर उसको हिस्सा मिलना होता है, आप सूट फॉर डिक्लेरेशन पार्टीशन डालें और कोर्ट से ये दरखास्त करें कि भाई हमारा भी तो शेयर बनता है इसमें, क्योंकि पिताजी की प्रॉपर्टी है। आजकल तो जजमेंट ऐसे भी हैं, प्रॉपर्टी चाहे एंसेस्ट्रल हो चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, आपके माता पिता ने अर्न की हुई हो, उसमें पुत्रियों का बराबर का हिस्सा है, आपसे वो हिस्सा कोई ले नहीं सकता। तो आपके लिए यह है कि भाई आप जाएं सूट फॉर डिक्लेरेशन पार्टीशन में जाएं और उनसे कोर्ट से अनुरोध करें कि वो उनके डॉक्यूमेंट के आधार पर और कानून जो मौजूदा है उसके आधार पर डिक्री करें आपके फेवर में, आपको मिलेगी। ठीक है, इस वक्त आगरा से सत्यदेव हमारे दर्शक। सत्यदेव जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं रेगुलरली आपका प्रोग्राम देखता हूँ, वैसे तो आज थोड़ा टॉपिक वैसा आया जो मेरे से थोड़ा कंसर्न है जी। कि जैसे मेरे परिवार में हमारे जैसे पिताजी ताऊ जी जी, हाँ, तो ताऊ जी की जो थी, हमारी जो मदर और ताऊ जी की जो ताई थी वो बहन थी जी। तो वो खत्म हो गई ताई जो है। तो ताऊ जी ने एक्चुअली मेरे को, हम मदर के पास ही रहे, पिताजी के पास है, ताऊ जी ने मुझको गोद ले लिया। तो मैं फोर्स में था, पोस्टिंग मेरी दूर दूर रहती थी, तो उस प्रॉपर्टी को जब मैं कारगिल वार के दौरान हम जम्मू में बिजी थे जी, तो उसको 4 भाई हैं, तो उनमें तीनों, सबने चारों ने नाम डलवा दिया। अब नाम में हुआ क्या कि मेरे को गोद ले रखा है, तो मेरी सर्विस डॉक्यूमेंट में मेरा ताऊ जी का नाम, लेकिन प्रॉपर्टी में पिताजी का नाम, जो मेरे लाइव पिताजी हैं, हम तो उसी, मदर भी उनके साथ ही रहे क्योंकि वो केवल घर में ही थे, मुखिया थे। तो इसमें क्या लीगल बनता है कि जो ताऊ जी की प्रॉपर्टी का मेरे को कैसे कैसे उसको डिवीजन होगा, उन्होंने गोद ले लिया था। ताऊ जी क्या कोई और संतान भी है? ताऊ जी की कोई संतान नहीं है, केवल भतीजे हैं 4, मतलब जो पिताजी के हम 4 भाई हैं।
तो ताऊजी की जो संपत्ति है उनको उसको 4 भागों में बांट दिया गया, आप चाहते हैं कि आप ही के हिस्से आए? इनको अडॉप्ट किया हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन उसमें क्या हो गया है कि पिताजी का नाम डॉक्यूमेंट से टोटली ताऊजी का नाम हटा करके उन्होंने ऐसा करवा दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट में तो पिताजी का नाम नहीं ताऊजी का चल रहा है। तो उसमें सर हुआ क्या है कि डॉक्यूमेंट में मैं अगर कोई लीगल करना चाह रहा हूँ ना जी, तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट तो मेरे ताऊजी के नाम से, बिकॉज ताऊजी के नाम से ही मेरा पढ़ाई एडमिशन लिया। तो आप चाहते क्या है सर? अभी आप समझ गया की बात। आप दोनों संपत्ति में हिस्सा चाहते हैं अपना? संपत्ति के हिस्से की बात तो आखिर की है, लेकिन मैं जो डॉक्यूमेंट में मेरे जो असली पिताजी हैं, हाँ, हिस्सा कैसे आएगा, वो हिस्सा भी कैसे आएगा, और थोड़ा मैं डॉक्यूमेंट में अपने ताऊजी के नाम को मैं खेती में और उसमें कैसे इंडोर्स करूंगा। ठीक वो है तो सर। असली पिताजी के नाम से अब तो क्या कहेंगे खेती दोनों में समस्याओं में, इनको क्या आप सलाह देंगे? देखो जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपके पिताजी और आपके ताऊजी के लिए आपकी माँ और आपकी ताई दोनों बहन बहन थे, जैसे गांव में अक्सर हो जाता है। देखिए, चूंकि ये कह रहे हैं कि इनको इनके ताऊजी ने अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था जी, तो देखिए जहां तक मेरी समझ है उसके हिसाब से ये अपने ताऊजी की प्रॉपर्टी में ही शेयर को क्लेम कर सकते हैं, पिताजी की में नहीं। आप 2-2 शेयर नहीं क्लेम कर सकते अपने रियल पिताजी से और अपने ताऊजी जिन्होंने आपको अडॉप्ट किया। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, जितनी मेरे को कानून की समझ है उसके हिसाब से आप अपने ताऊजी में जिन्होंने आपको अडॉप्ट किया, आप उनकी ही प्रॉपर्टी में जो आता होगा वो उसको आप क्लेम करने के लिए एंटाइटल हैं। जी ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर सहायता आपको मिली है इस बारे में जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि शर्मा साहब आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बारे में बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस बारे में कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का हिस्सा बन सकता है। मत तक अपना सवाल आप पूछेगा, मैं तरफ से हर संभव सहायता आपकी जरूर की जाएगी। नमस्कार।